बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खेल के मैदान से आपका मेज़बान अदनान साबरी हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन, आज भी हमने अपने प्रोग्राम में एक क्रिकेट कोचिंग को ही मौज़ूए बहस रखा है। उसका रीज़न ये है कि क्रिकेट कोचिंग इस वक्त इतनी एडवांस है, सारी दुनिया में क्रिकेट कोचिंग के बारे में बातें होती हैं, ख़्वाह वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, ख़्वाह वो ग्रास रूट लेवल पे हो। पाकिस्तान में बहुत सारी क्रिकेट एकेडमीज़ इस वक्त काम कर रही हैं और बहुत सारे कोचेस उनके साथ काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जहाँ प्लेयर्स को कोचेस से फ़ायदा होता है, वहीं पे पेरेंट्स भी जो कि अपने बच्चों को क्रिकेट एकेडमी में भेजते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनके बच्चे जो हैं वो प्रोमिनेंट प्लेयर बने, और वो भी ये जानना चाहते हैं कि कोचिंग, बल्कि हम ये चाहते हैं कि उनको भी ये बात मालूम हो सके कि क्रिकेट कोचिंग है क्या और कोचिंग का कॉन्सेप्ट है क्या और किस तरीके से उनके बच्चे कोचिंग हासिल करके एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग़ियासुद्दीन साहब, जो कि कराची पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के क्रिकेट के हेड कोच हैं और गुज़िश्ता 10 सालों से क्रिकेट कोचिंग से वाबस्ता हैं। मुलाजमत इनकी कराची पोर्ट ट्रस्ट के साथ है, स्पोर्ट्स से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन एज़ ए फ्रीलांस कोच भी काम करते हैं और आजकल कस्टम्स क्रिकेट एकेडमी के साथ भी वाबस्ता हैं एज़ ए फ्रीलांस कोच। ग़िया साहब, प्रोग्राम में खुश आमदेद। शुक्रिया। जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि हमारा जो फोकस है वो यही है कि हम कोचेस को यहाँ बुलाते हैं और उनसे क्रिकेट कोचिंग के बारे में बातचीत करते हैं। क्रिकेट कोचिंग, आप पाकिस्तान की टॉप लेवल में भी आप एक टीम को रन करते हैं और आप ग्रास रूट लेवल की कोचिंग भी कर रहे हैं। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि आपके ख़्याल से एक टॉप लेवल की कोचिंग और ग्रास रूट लेवल की कोचिंग में क्या बुनियादी फ़र्क है? बहुत फ़र्क है दोनों कोचिंग में। नंबर 1, टॉप क्लास की जो टीम होती है, जैसे डिपार्टमेंट की टीम है, वहाँ हम हमको बेसिक्स पे नहीं लेके जाते, ना मॉडर्न टेक्निक्स पे लेके आते हैं। वहाँ हमको सिर्फ मोटिवेट करते हैं, प्लेयर्स के रिलेशन आपस में हम अच्छे रखते हैं, उनको हम कंबाइन रखते हैं। सही। और उनको एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा प्लान बना के देते हैं जो उनका प्लान है, जो उनका एम है, जो गोल वो सेट करके आए हैं कंपटीशन में, ताकि उसको वो अचीव कर सकें। और जो हम एकेडमी में कोचिंग करते हैं, वहाँ हम बेसिक से आते हैं और उनको मॉडर्न टेक्निक सिखाते हैं। जो ऐसे बेसिक में हम बैटिंग बेसिक अलग है, फील्डिंग के लिए अलग है और बॉलिंग के लिए अलग है, तो उनको बेसिक से हम सिखाते हैं बच्चों को। केपीटी का अभी पेटर्न्स ट्रॉफ़ी में जो परफॉर्मेंस थी, मेरे ख़्याल से लास्ट 2 साल से कुछ बेहतर नज़र आई, तो यकीनन आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आप क्या समझते हैं कि 2 साल पहले या इस दफ़ा जो आपने काम किया उसमें क्या फ़र्क था? इस साल हमारी टीम की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी। हम आए तो नंबर 2, लेकिन हमारा मुकाबला था पोर्ट कासिम जैसी टीम से, जिसमें ऑलरेडी तमाम फर्स्ट क्लास प्लेयर और टेस्ट प्लेयर मौजूद हैं। और वो मैच जो चला वो सिर्फ 3 पॉइंट्स पे चला था और वो 3 पॉइंट्स जो है वो पोर्ट कासिम ने ले लिया। अदरवाइज़ हम भी मैच 4 जीते हैं, वो भी 4 मैच जीत के कंपटीशन में रहे, तो वो इसलिए हमसे ऊपर आ गए। उनके हो गए 39 पॉइंट और हमारे 30 पॉइंट्स थे। सिर्फ 3 पॉइंट्स की वजह से जो है हम उनसे रह गए थे। कराची पोर्ट ट्रस्ट जो है वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम तो ये समझते हैं कि उनके पास तो बहुत सारे प्लेयर्स होने चाहिए, बहुत टॉप लेवल के प्लेयर्स की सर्विसेज भी हायर कर सकते हैं। तो क्या वजह है कि आपके पास जो है वो हमें कुछ ऐसे प्लेयर नज़र नहीं आते जिनका जो और प्रोफेशनल हैं? तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? असल में हमारे भी टॉप क्लास प्लेयर हैं, सारे जितने भी प्लेयर्स हमारे मौजूद जो ग्रेड 2 खेलते हैं, वो अपने अपने रीजन से ग्रेड 1 ग्रेड खेलते हैं। सही, ठीक है, सारे टॉप क्लास प्लेयर। बस ऑन पेपर जो है हमारे पास टेस्ट प्लेयर्स नहीं है या इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं है। कोच जो है बेसिकली क्या वो क्रिकेट बॉलिंग और बैटिंग सिखाने के लिए टीम के साथ काम कर रहा होता है, या उसके और भी एस्पेक्ट्स हैं जो आप समझते हैं कि एक कोच के अंदर? बल्कि इस सवाल को यूँ लें कि कोच का किरदार बुनियादी तौर पे क्या है टीम के साथ टॉप लेवल के क्रिकेट में? सिर्फ टॉप लेवल की बात है। जैसे मैं भी आपने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि क्रिकेट कोचिंग 2 तरह की होती है, एक टीम कोचिंग और एक एकेडमी कोचिंग। तो टॉप क्लास में मैंने आपको पहले ही बताया कि टीम को कंबाइन रखना सबसे बड़ी बात होती है और टीम के प्लेयर्स की रिलेशनशिप आपस में अच्छी हो, ताकि वो कंबाइन रह के अच्छा परफॉर्म करें। उनकी क्या प्रॉब्लम है वो प्लेयर्स को मालूम होना चाहिए, कोच को मालूम होना चाहिए, और कोच को एक अच्छा सिलेक्टर भी होना चाहिए कि वो एक अच्छी टीम सेलेक्ट करके दे जो कंपटीशन में अपने टारगेट को अचीव कर सके।
और एक अच्छा कप्तान हो जो टीम को बहुत अच्छी तरह से लीड कर सके और अच्छे रिजल्ट दे सके। कोच को ये मालूम हो कि मुझे किस वक्त किस लड़के से क्या काम लेना है। इसमें एक बात ये आजकल जो ये बहुत सारी चीज़ें कोचिंग में आ गई हैं कि जी हम साइकोलॉजी पे भी बात करते हैं, हम बायोमैकेनिक्स पे भी बात करते हैं, और तो ये जो साइकोलॉजी है इस पे बड़े लेक्चर्स भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो आपके ख्याल से ये कितना ज़रूरी है लेक्चर्स जो हैं? हाँ, लेक्चर्स भी ज़रूरी के बहुत ज़्यादा लेक्चर्स जो हैं वो भी टीम के लिए फ़ायदे में अच्छे साबित नहीं होते। लेक्चर्स ज़रूरी हैं लेकिन कम कम होने चाहिए। साइकोलॉजी के बारे में बात करनी चाहिए। कुछ लड़के होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो कोच को मालूम होना चाहिए कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम मालूम करके सॉल्व करे। अच्छा, कंबाइन रहने के लिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं एक आपको एग्जाम्पल दूँ कि जैसे आपने देखा है कि हम टीम को कंबाइन रखते हैं, तो इसी एक मिसाल दी जाती है। हमें भी लेक्चर दिया गया था। तो जैसे आपने देखा है सर्दियों के मौसम में साइबेरिया से कुछ बर्ड्स आते हैं वाइट कलर के, जो अगर आप गौर करें, आप जाएं तो वो विक्ट्री की शक्ल में जो है ना फ्लाई करते हैं वो अच्छा आसमान पे। अच्छा, अब उनको देखें कि जो सबसे आगे वाला है ना, उसको पीछे वाले बर्ड्स जो है सपोर्ट करते हैं। उनके पर से वो जो आगे हवा काटता हुआ आगे जाता है, फिर आगे वाले जो है बर्ड्स वो पीछे आते हैं और पीछे वाले आगे होते जाते हैं। इस तरह वो अपनी बारी बारी जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो एक टीम कॉम्बिनेशन देखें आपके, वो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसी तरह के हम अपने सारे प्लेयर्स जो है आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो फिर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है जिससे कि टीम फिर विनिंग ट्रैक पर आ जाती है। तो इस किस्म के लेक्चर अगर दिए जाएँ तो ये जैसे हमें दिया गया था लेवल 2 जब मैं कर रहा था ना, तो इस किस्म के लेक्चर भी टीमों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो ये ज़रूरी होते हैं। अच्छा, आपने लेवल 2 की बात की। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, आप क्या समझते हैं कि इस टॉप लेवल की क्रिकेट के लिए एक कोच की बुनियादी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? कोचिंग एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए। नहीं, मेरा मतलब यह है कि लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। आप एक डोमेस्टिक क्रिकेट में, एक टॉप लेवल के क्रिकेट में, पैटर्न्स ट्रॉफी में आप एक टीम के कोच हैं, आप लेवल 2 कोच हैं। तो अगर एक लेवल 1 कोच है तो आपके ख्याल से क्या उसको वो टीम के साथ वो काम नहीं कर सकता जो एक कोच जो लेवल 1 है ना, वो टीम में उतना बेहतर काम नहीं था जो लेवल 2 करेगा। इसलिए कि लेवल 1 बिल्कुल बेसिक है और लेवल 2 है जो फिर उससे आगे आपके लिए जो जैसे टीम मैनेजमेंट का काम होता है, टीम कम्बिनेशन का काम होता है, रिजल्ट जिससे आया जाता है ना, तो वो कोचिंग जो है लेवल 2 में सारे रूम्स उसमें मौजूद हैं। और लेवल 1 जो है वो सिर्फ बेसिक के लिए। लेवल 1 में शायद ग्रुप कोचिंग भी है और डिटेक्शन है, नहीं डिटेक्शन करेक्शन जो है वो लेवल 2 में है। अच्छा, हाँ, सिर्फ लेवल 1 में जो है वो बेसिक है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त डेविड वॉटमूर हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच हैं, ठीक है। मैंने सवाल अपने पिछले प्रोग्राम में जलाल साहब से भी किया था। हमारे यहाँ ये फॉरेन कोच की ज़रूरत है या नहीं है? देखिए, इससे मैं ज़्यादा तो बात नहीं कर सकता, लेकिन ये कि हमारे भी बहुत से क्वालिफाइड कोचेज़ हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर आप, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये पीसीबी को पॉलिसी है, वो उसको बेहतर समझते हैं कि वॉटमोर अच्छा। तो नाम आप लें, क्या बात है, नाम क्यों? नाम ले लेता हूँ मैंने, जलालुद्दीन है जी, अच्छे क्वालिफाइड कोच हैं वो। ठीक है, मतलब देखें बात यह है कि आपकी, सॉरी बात इंटरप्ट हो गई, अगर आप नाम लेंगे, हमारे इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यह है कि हम तनकीदी प्रोग्राम नहीं, कंस्ट्रक्टिव कोई अगर तनकीद है तो वो मेरे ख्याल से किसी को भी बुरी नहीं लगेगी। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, लोग भी जानना चाहते हैं, हमारे नाजरीन भी जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में आप चूँकि क्रिकेट कोचिंग में हैं तो कौन कौन से ऐसे नाम हैं ताकि हमें पता होना चाहिए। जलालुद्दीन साहब हैं, ठीक, लेवल 3 कोच हैं जी, ट्यूटर कोच भी किया हुआ है और रीजन के साथ भी मुंसलिक रहे। सभी अजहर हैं पिंडी के, वो बहुत अच्छे कोच हैं, उनका भी बड़ा नाम है कोचिंग में। आज़म खान है रीजन के कोच, उनका भी बड़ा अच्छा नाम है कोचिंग में। इस तरह से बहुत से नाम है, अगर मैं गिनता रहूँ तो काफ़ी नाम हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक आपने वॉटमोर की बात की तो वो तो पीसीबी की अपनी कोई पॉलिसी है, वो उन्होंने उनको सिलेक्ट किया है। काफ़ी एप्लीकेशन आई थी, उनको उन्होंने बेहतर समझा वॉटमोर को। उनके रिजल्ट भी अच्छे हैं, दूसरी टीमें जैसे बांग्लादेश का तो उन्होंने किया या श्रीलंका के साथ काम किया तो रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो अच्छे कोई डेडिकेटेड कोच हैं। आप क्या समझते हैं कि वॉटमोर के आने के बाद कुछ बेहतरी नज़र आई है आपको टीम में? डेफिनेटली। एक तो पहला मिसाल ये कि एशिया कप जीता पाकिस्तान ने उसकी कोचिंग में, फिर ये कि उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है और उसकी टीम सिलेक्शन बहुत अच्छी है कि वो जिस प्लेयर को जिस फॉर्मेट पर चाहता है खिलाना ना, वो उस पर बहुत सूट करता है और वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो सिलेक्टर भी बहुत अच्छा है वो, जिस तरह वो सिलेक्शन कमेटी में आता है
और उसका रिजल्ट तो आपको मालूम है कि एशिया का पहला कंपटीशन था। मगर मैं आपकी इस बात से, कभी एक पिछले दिनों खबर चली थी कि मोहम्मद यूसुफ और कामरान अकमल की वापसी के बारे में, तो कुछ मुझे ऐसा अखबारात में पढ़ के, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ ऐसे ही एज्यूम किया जा रहा था कि कुछ कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है इकबाल कासिम के बयान से और वॉटमोर के बयान से, जिस पे उन्होंने बाद में तरदीद की कि यूसुफ ने मुझसे आके कहा था कि जी मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो मैं मानी। तो ये आपने कहा सिलेक्ट कि वो एक सिलेक्टर भी रहा है, तो कोच और सिलेक्शन का जो कोऑर्डिनेशन है वो कितना सिलेक्टर, अहम है? कोच को एक अच्छा सिलेक्टर भी होना चाहिए। जैसे हम ठीक। कहते हैं कोच एक अच्छा डॉक्टर भी हो, एक अच्छा प्लानर भी हो, तो उसको एक अच्छा उससे टीम सिलेक्ट करनी होती है। सही। तो दोनों के बयान में तजाद तो है कि इकबाल कासिम कुछ और चाह रहे हैं या वॉटमोर चाह रहा है, लेकिन वो अपनी पाकिस्तान टीम की बेहतरी के लिए चाह रहे हैं। जो बेस्ट अवेलेबल है उनको वो खिलाना चाह रहे हैं। अगर उन पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, तो चाह रहा है कि ये प्लेयर से हम कुछ फ़ायदा उठा सकें। ठीक। चाह रहे जब वो एक टीम खिला रहा है तो वो रिजल्ट देगा, तो रिजल्ट के लिए वो चाहेगा मैं अच्छी टीम बना सकूँ, तो उसके लिए वो कोशिश कर रहा है कि कामरान को भी खिलाए, शोएब को भी खिलाए और यूसुफ को भी खिलाए। अगर हाँ वो फिट हैं और अच्छा परफॉर्म करेंगे तो यकीनन उन्हें खिलाना चाहिए। आपने काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे नाजरीन को बताया डेविड वॉटमोर के बारे में, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो क्वालिटीज़ डेविड वॉटमोर में हैं, हम इस वक्त कोई उनकी तनकीद नहीं कर रहे, बल्कि हम ये जानना चाहते हैं, हम भी और हमारे नाजरीन भी, कि जो क्वालिटीज़ डेविड वॉटमोर के अंदर हैं, क्या वो क्वालिटीज़ पाकिस्तान में किसी कोच में अवेलेबल नहीं? यकीनन होगी, क्यों नहीं होगी, लेकिन वो सामने नहीं आ तो रहे। वो हमें एक पीसीबी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनकी एक राय मैं दे सकता हूं कि वॉटमोर के साथ वो अपने किसी भी क्वालिफाइड कोच को पाकिस्तानी ताकि वो ग्रूम हो, ताकि उनसे ग्रूम हो। फील्डिंग कोच भी लगाए, बैटिंग कोच भी लगाए, बॉलिंग कोच भी लगाए, ताकि वो उससे कुछ हासिल कर सके और वो भी ग्रूम हो। तो आइंदा हमें वॉटमोर की या किसी और फॉरेन कोच की ज़रूरत ना पड़े। तो इससे हमारे कोच भी जो है प्रमोट होंगे और हमारी टीम जाहिर बात है इसमें क्वालिफिकेशन की बहुत अहमियत है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और कोचिंग क्वालिफिकेशन। तो मैं इसमें आपसे एक सवाल और करूंगा कि हमने बात की थी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो थोड़ा सा इसको आसान अल्फाजों में अगर आप हमारे नाजरीन को ये समझा सकें कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में क्या बुनियादी फ़र्क है, लेवल 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है? देखिए लेवल 1 तो बिल्कुल बेसिक है, जैसे हम ग्रास रूट पे शुरू करते हैं। सही। तो जैसे हम एकेडमीज़ में करते हैं या स्कूलों में करते हैं, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं जब बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू करता है। सही। जैसे ग्रीप है, स्टांस है, बैक स्विंग है, इस तरह बॉलिंग में है कि ग्रीप बताएं, उसको रन अप बता दें, फिर आगे फॉलो थ्रू तक बता दें पूरा। इस तरह के जैसे फील्डिंग बेसिक आती हैं, हम रिच से शुरू करते हैं, मतलब फील्डिंग भी बेसिक से, तमाम चीज़ें बेसिक से होती हैं। जब हम लेवल 2 कर लेते तो उसमें करेक्शन आ जाता है, प्लानिंग भी आ जाती है, स्ट्रेटजी आ जाती है कि टीम को किस तरह खिलाना है, कैसे रिजल्ट देने। इस तरह फिर और आगे जाते हैं तो फिर लेवल 3 पर टॉप क्लास क्रिकेट आ जाती है कि जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल पे तमाम फॉर्मेट उसमें होते हैं, तो किस तरह प्लान किए जाते हैं, कैसे प्लेयर से काम लिया जाता है, किस तरह टीम को कंबाइन किया जाता है, कौन कौन से प्लेयर किस फॉर्मेट में चल सकते हैं। सही। तो उस तरह से ग्रेजुअली वो बढ़ते जाते हैं, उस तरह उनकी जैसे इसके वो बढ़ते हैं, लेवल बढ़ते हैं, उसी तरह से उनकी परफॉर्मेंस में इजाफा हो जाता है। अच्छा, अगर एक प्लेयर ने लेवल 3 किया है जी, आप एक फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं जी, आप अगर लेवल 3 कर लेते हैं और लेवल 3 जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी इंटरनेशनल साइट को के साथ काम करने के लिए, तो अगर आप लेवल 3 हैं और आप एक टेस्ट क्रिकेटर नहीं हैं, मैं सिर्फ ये, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बाहर में हमने ये देखा है कि वो काम की अहमियत है, उनमें नाम की अहमियत पे नहीं जाते वो। तो आपके ख्याल से हमें भी ये कुछ हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और वो नाम नहीं देखना चाहिए बल्कि काम देखना चाहिए। तो आपके मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसमें काफ़ी लोग नेगलेक्ट हो चुके हैं इसी वजह से। बिल्कुल आपकी बात सही है, पीसीबी को काम देखना चाहिए। अगर इस काबिल है, वो कोच कैपेबल है, तो उसको ज़रूर इंटरनेशनल टीम के साथ भी या पाकिस्तान टीम के साथ भी लगाना चाहिए। अगर वो अच्छा कोच है और अगर सिर्फ वो फर्स्ट क्लास प्लेयर है तो इसमें ऐसी कोई हर्ज की बात नहीं है कि उसने टेस्ट नहीं खेला, उसको भी इंटरनेशनल टीम के साथ लगाना चाहिए, उनको उससे भी काम लेना चाहिए, वो भी अच्छा काम कर सकता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैं इसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा मोहतशिम रशीद की। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी मिसाल दी आपने, मुझे भी अभी याद आया कि क्योंकि मोहतशिम बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत मेहनती हैं और वो पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं और अब आजकल पाकिस्तान की वुमेन टीम के साथ वो। आपकी क्रिकेट के बारे में कुछ हम जानना चाहते हैं कि आपने कराची से और KPT से आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और 80s में शायद आपका ये कैरियर रहा और बहुत मुख्तसर अरसे के लिए रहा। जी। उसकी क्या बुनियादी वजह है? क्या घर वालों ने आपको बोल दिया था कि बस अब छोड़ने खेलना? असल में
एजुकेशन पे मेरे घर वालों का ज़्यादा जोर था। सही। मैं अपनी ज़िद की वजह से मैंने क्रिकेट खेली है, लेकिन उन्होंने कहा पहले अपनी एजुकेशन पूरी कर लें। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं आगे इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल सकता या पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकता, तो फिर मैंने एजुकेशन पूरी की, इसलिए मैंने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। बाय प्रोफेशन आप इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और तो एक इंजीनियर होके आप तो माशाल्लाह बड़े क्वालिफाइड हैं, कोचिंग में भी आप क्वालिफाइड हैं, लेकिन पहले आपकी वो क्वालिफिकेशन थी तो आपने इंजीनियरिंग छोड़ के और क्रिकेट को ही अपना कैरियर। असल में मेरा ये शौक़ था क्रिकेट खेलना, बचपन से मुझे शौक़ था। जैसे अब ये एक आम सी बात हो जाती है कि जैसे गली मोहल्ले में लोग खेलते हैं, मुझे भी इस तरह का शौक़ था। फिर मैंने क्लब ज्वाइन किया कॉलेज से, मैं शिपौरस कॉलेज से मैंने क्रिकेट शुरू की थी। फिर क्लब मेरा नॉर्दर्न जिमखाना था, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, जहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स निकले वहाँ से। जी हाँ। तो बस जब मैंने क्लब क्रिकेट छोड़ी, फिर कराची। कौन से प्लेयर ऐसे थे जो आपके क्लब से आपके? नदीम खान, मोइन खान, हसन अस्करी, सोहेल जाफ़र हैं, ठीक है, और ज़फ़र चौधरी जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। जी हाँ। जावेद कदीर हैं। सही। आपका नाम भी ले सकता हूँ मैं, कि आप भी नहीं, मेरा नाम तो आप नहीं लेंगे वरना सब पहचान जाएंगे। बहरहाल ये आपकी मोहब्बत है कि आपने मेरा नाम भी लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के बाद हम इसमें कुछ डिनर विनर की बात करेंगे इस बारे में। घर वालों की कितनी सपोर्ट थी आपको? क्योंकि आपने एक बात की कि ज़िद, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मदर की ज़्यादा सपोर्ट थी और अच्छा। अब्बू की मेरी ज़्यादा सपोर्ट नहीं। वो कहते हैं मैं अपनी एजुकेशन पूरी करूं। सही। लेकिन मैंने उनकी भी बात मानी, मैंने अपनी अम्मी की भी बात मानी। फरमाबरदार वो तो सभी लोग होते हैं, सब आप भी होंगे यकीनन। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा। और जब मैंने समझा कि अब मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता ना, तो फिर मैंने क्रिकेट छोड़ दिया, फिर मैं कोचिंग की तरफ आ गया। और इससे पहले कि आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको बता दूं कि कोचिंग के लिए मैं इसलिए आया कि मैं जितनी क्रिकेट साल क्रिकेट खेली ना, तो जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मैंने सीखा, और मैं ही चाहता था कि वो जो एक्सपीरियंस मेरा है, वो इन्फॉर्मेशन मैं सारी जो आने वाले प्लेयर्स को दूं, ताकि हम जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको हम बेहतर प्लेयर्स बना सकें। इसलिए मैंने कोचिंग का शोबा भी अपनाया है। पीसीबी के आपने कौन कौन से, क्योंकि आपने लेवल 2 जो किया है वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी से ही किया है, और उन्होंने आप पे मेहनत की है, यकीनन बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनके कौन कौन से असाइनमेंट्स ऐसे हैं जो आपने अब तक के किए हैं? मैंने 2 असाइनमेंट उनके किए हैं, टैलेंट हंट के किए हैं। मोबिलिंग को एक जियो के साथ जो किया था, और एक मोबिलिंग वालों के साथ किया था एज ए THO यानी टैलेंट हंट ऑफिसर, और दोनों मैंने कराची में किए थे। तो मोबिलिंग में तो शायद वसीम अकरम का नाम सुनते हैं लोग। वो पेप्सी में आए थे, पेप्सी में, सॉरी। तो वो भी आपने किया था? वो मैंने पेप्सी वाला नहीं किया था, मैंने मोबिलिंग का किया था, जियो वालों का किया था। अच्छा जी। तो उसमें आप कराची से आप थे जी, टैलेंट सारे पाकिस्तान का था? वो सारे पाकिस्तान, कराची से मैं। कितना ये जो इस तरह के जो भी क्लिनिक्स लगते हैं कोचिंग के, मैं बात अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस दश की सयाही में हूँ कि जब इतने सारे लोग एक क्लिनिक में होते हैं, बच्चे ख़ास तौर पे, तो वो टाइम उसको देना, क्या वो उससे कुछ फ़ायदा होता है बच्चों को? बिल्कुल बहुत फ़ायदा होता है। बल्कि मैं पीसीबी ने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया था ये, और बच्चे आते हैं, बच्चे निकलते हैं, हम शॉर्ट आउट करते रहते हैं बच्चों को। पहले हम एक उसमें 100 बच्चे लेते हैं, फिर हम उनको 60 करते हैं, फिर हम 40 करते हैं, फिर 30, फिर 15 बच्चे कर देते हैं। अच्छा, शॉर्ट लिस्ट करते रहते हैं उनको ना। अगर एक वक्त पे 40 बॉयज़ भी हमारे पास होते हैं, तो हमारे साथ 3 कोचेज सपोर्टिंग स्टाफ होता है, मेरे साथ 2 कोच और होते हैं, तो बहुत अच्छा मैनेज होता है। और हम 2 सेशन में करते हैं, मॉर्निंग सेशन, फिर लंच ब्रेक होता है, उसके बाद हम इवनिंग सेशन करते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट हो जाता है ये। अच्छा। और इससे बड़े अच्छे प्लेयर्स निकले। अब मैं जब कर रहा था तो मेरे वक्त में फराज अली जो पाकिस्तान अंडर-19 खेले हैं, वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन, वो निकला है, वेरी गुड प्लेयर है। फैज़ान एक लड़का विकेट कीपर निकला है हमारे कराची से। हसन आज़ाद निकला है एक लड़का, बहुत अच्छा निकला। फराज अहमद लेफ्ट आर्म स्पिनर निकला है। अच्छे प्लेयर्स निकले हैं वहाँ से भी बहुत। सैफुल्लाह बंगश जो आजकल कस्टम से भी खेल रहा है। मैंने सवाल इसलिए किया, आपकी बात अगर थोड़ी सी शायद इंटरप्ट हो गई, कि हम बात करते हैं 1-to-1 कोचिंग की और ग्रुप कोचिंग की। तो आप चूँकि आजकल कस्टम्स एकेडमी के साथ भी आप काम करते हैं, और एकेडमी में मैंने आपको देखा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं सबको, तो 1-to-1 और ग्रुप कोचिंग में बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए, बुनियादी फ़र्क सिर्फ ये कि हम दोनों चीज़ों को, वही चीज़ दोनों टाइप में जो कोचिंग करते हैं, ग्रुप कोचिंग और 1-to-1 का, तो हम वही चीज़ उनको बताते हैं जो 1-to-1 को बताते हैं, लेकिन उसमें जो बस टाइम कम होता है। ग्रुप कोचिंग में प्लेयर्स ज़्यादा होते हैं, लाइक 12 हुए या 15 हुए, तो हम उनको वक्त कम देते हैं। और 1-to-1 जो कोचिंग सिर्फ एक प्लेयर्स के साथ होती है, तो हम उसको ज़्यादा टाइम देते हैं। अगर हम एक 90 मिनट का सेशन करते हैं जिसमें 12 बच्चे होते हैं,
और 190 मिनट का सेशन हम अगर एक प्लेयर के साथ करेंगे ना तो यकीनन उसको ज़्यादा हम डिलीवर कर सकेंगे। तो किस वक्त हम ये समझें कि अगर मिसाल के तौर पे 12 बच्चों का ग्रुप है तो वो 12 बच्चे सारे तो एक जैसे टैलेंट के नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो ये फिर मेरे ख्याल से आपकी आंख है, कोच की एक आंख है। कोच की एक आई होती है कि वो निकालता है कि इसमें से कितने बच्चे निकलते हैं, 2 बच्चे निकलते हैं, एक बच्चा, तो उनमें से वो ये सवाल बहुत अहम है और ख़ास तौर पे ये पेरेंट्स मुझसे भी पूछते हैं कि जी हमें किस वक्त अपने बच्चे को 1-to-1 करानी चाहिए या ग्रुप में, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि वो 1-to-1 कोचिंग जो है हम उनको किस वक्त ज़रूरत कराएं या उस वक्त उनको किस वक्त ज़रूरत। ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। हमारे पास भी बहुत से पेरेंट्स आते हैं, ये आप सिर्फ कोच पे छोड़ दें या आप कोच से डिस्कस करें, कोच आपको खुद बता देगा आपका बच्चा कब किस काबिल होता है कि उसे हम 1-to-1 पे लेके आएँ। सही। एक बात मैं और कह दूँ कि पेरेंट्स के हवाले से कि पेरेंट्स आजकल जब एकेडमी अपने बच्चों को लेके आते हैं तो वो बहुत जल्दी में होते हैं। वो एक छोटा बच्चा लेता है जिसको अभी हम बेसिक पे काम कर रहे थे, वो समझते हैं कि 1-2 साल में हमारा बच्चा पाकिस्तान खेल ले या वो शायद आफरीदी बन जाए। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बहुत जल्दी ना करें, उनका बच्चा अपने वक्त पे खेल लेगा, कोच को अपना काम करने दें और जल्दी ना करें, बच्चा अपने वक्त पे क्रिकेट खेल लेगा। और 1-to-1 की जो आपने बात की, कोच खुद आपको बता देगा कि कब बच्चे को हम 1-to-1 पे लेके आएंगे। जाहिर बात है वो आप चूँकि उसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे को, मैंने देखा वहाँ पे अक्सर ये बात हो रही होती है कि हमारे बच्चे ने 4 बॉलें खेली, हमारे बच्चे को 5 बॉलें खेली, 6 बॉल। तो मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही बात की कि पेरेंट्स को जो है वो कोच पे जब वो एक ट्रस्ट करके और एकेडमी में जब वो दाखिल उन्होंने एडमिशन करा दिया है तो वो कोच पे छोड़ दें, वो जल्दी ना करें, क्योंकि जल्दी का काम जिसका होता है वो आपको भी पता है। और कोच के हवाले से मैं बता दूं, कोच वाकई में ईमानदार होते हैं। कोच जो है ना उनके बच्चे को सही गाइड करेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैंने आपको कस्टम्स क्रिकेट एकेडमी में और भी कोचेस के साथ उनको ऑर्गेनाइज करते हुए देखा है। सारे कोच अच्छे हैं और बहुत डेडिकेटेड हैं, लॉयल हैं सब। तो ये बहुत बुनियादी सवाल था जो अक्सर पेरेंट्स पूछा करते थे और उसका आपने जवाब भी दे दिया। यकीनन हमारे जो नाजरीन हैं वो आपकी बात सुन के, उनको जो लोग अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं वो यकीनन अब इस बात को समझ गए होंगे। नाजरीन, आपने ग़ियास साहब की बातें सुनी एज ए कोच, उनके क्या व्यूज़ थे, उनसे हमने पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात की, उनसे डेविड वॉटमोर के बारे में बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे, कोचिंग के बारे में उनसे बात की। और हमारा मकसद भी यही है, कोचिंग क्रिकेट कोचिंग के प्रोग्राम्स करने के लिए कि उससे अवेयरनेस हो और इस तरह से क्रिकेट एकेडमीज़ जो यहाँ पे काम कर रही हैं पाकिस्तान में उससे भी लोग वाकिफ़ हों। और इसी तरीके से हम आगे, हमारा एक प्रोग्राम है जो कि हम क्रिकेट ऑनलाइन कोचिंग पे करना चाह रहे हैं। उसके लिए भी हम जैसे हमने जलाल साहब से रिक्वेस्ट की थी और शब्बीर साहब हमारे यहाँ बहुत सीनियर कोच है वो आए थे, तो ग़ियास साहब हम आपसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जब हम ये प्रोग्राम ऑनलाइन कोचिंग शुरू करेंगे उसमें हम चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए और हम चाहेंगे कि आपके एक्सपीरियंस से आने वाले प्लेयर्स, बच्चे जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें। बिल्कुल ज़रूर होगा, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम एक मरतबा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने वक्त, कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। नाजरीन, अपने मेज़बान अदनान साबरी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।